मशरक़ वस्ता की फ़ज़ा इस वक्त ऐसी बेचैनी से भरी हुई है जिसे सिर्फ जंगी शोर नहीं बल्कि बड़े सियासी और अस्करी ज़लज़ले की तमहीद समझा जा रहा है। एक तरफ मैदान जंग में मिज़ल्स और तैयारों की घनघरत सुनाई देती है, दूसरी तरफ आलमी दारुल हुकूमतों में ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जिन्होंने इस तनाज़े को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया है। इजराइल के साबिक फौजी इंटेलिजेंस सरबराह एमोस यातलन ने एक इंतबाह जारी किया है कि इजराइल एक बड़ी तज़वीराती शिकस्त के दहाने पर खड़ा है। यह दरअसल उस बेचैनी की झलक है जो तल अबीब के सिक्योरिटी हलकों में महसूस की जा रही है। इजरायली मीडिया में यह बहस शुरू हो चुकी है कि अगर जंग इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो इजराइल को सिर्फ फौजी नहीं, सियासी और सिफारती सतह पर भी ऐसे नताइज का सामना करना पड़ेगा जिनका अंदाजा शायद इब्तदा में किसी ने नहीं लगाया था। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने समंदरी जंग के कवायद और आलमी सियासत दोनों को हिला के रख दिया है। ईरानी बहरिया का फ्रिगेट दीना जो भारत की मेज़बानी में होने वाली बहरी मश्क में शिरकत के बाद वापस जा रहा था, वो बैनुल-अक़वामी पानियों में अचानक हमले का निशाना बना और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये जहाज़ दरअसल भारतीय बहरिया का मेहमान था और उस पर बगैर किसी वार्निंग के हमला किया गया। अल जज़ीरा और दीगर बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग के मुताबिक ये वाक़या श्रीलंका के करीब समुद्री हुदूद में पेश आया, जहां जहाज़ पर सवार अमले के दर्जनों अफराद जो हैं वो शहीद हुए और जख्मी हुए। ईरानी हुकूमत ने इसे खुली जारहियत का अमेरिका को इस इक़दाम पे पछताना पड़ेगा क्योंकि उसने बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके खतरनाक मिसाइल काम की। इस वाक़े ने भारत की सियासत के अंदर भी हलचल मचाई है। भारतीय अखबार द हिंदू और चैनल एनडीटीवी के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया कि जब एक ऐसा जहाज जिसे भारत ने अपनी बहरी मश्क में बतौर मेहमान मदऊ किया वापसी पर निशाना बना तो नई दिल्ली ने फौरी तौर पर उसकी मजम्मत क्यों नहीं की। आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने भी इसके ऊपर सवालात उठाए हैं और इस बारे में वाज़े मौक़िफ़ जो है अपने मेहमानों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में उसे ना अपनाना आलमी सतह पर साख के मुतासिर होने के मुतरादिफ करार दिया गया। इस बहस ने इस खदशे को भी जन्म दिया कि अगर खित्ते में जंग फैलती है तो भारत को भी सिफारती दबाव का सामना करना पड़ेगा। फिर इसी दौरान कतर के आसमानों में एक और हैरानकुन वाक़या पेश आता है जिसने इस जंग को मजीद वसी कर दिया। इत्तलात के मुताबिक ईरान के 2 सुखोई 24 बॉम्बर जेट्स जो हैं ये कतर में वाक़ अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे अल उदैद की तरफ बढ़े। मुबैना तौर पे हमले से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर थे। कतरी फ़ज़ाइया के F-15 लड़ाका तैयारों ने उन्हें रोकने के लिए परवाज़ भरी। शदीद फ़ज़ाई मुकाबला हुआ जिसमें दोनों ईरानी तैयारों को मार गिराया गया और कतर की तारीख में यह पहला मौका था जब उसकी फ़ज़ाइया ने हकीकी जंगी फ़ज़ाई मुकाबले में हिस्सा लिया। अल जज़ीरा और दीगर जो खलीजी ज़राए हैं उन्होंने इस वाक़े को कतर के अचानक जंग के फाल किरदार के तौर पे देखा है। हालांकि दोहा अब तक खुद को इस तनाज़े से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। अगर ये सच साबित होती है तो फिर मामला और भी गंभीर होगा। इस जंग के असरात सिर्फ मशरक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहे बल्कि मगरबी दुनिया में भी इसके बारे में तशवीश बढ़ने लगी है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने एक बयान के अंदर कहा है कि कनाडा इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल नहीं है मगर वो अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर फौजी शिरकत को भी खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अमरीका और इसराइल के बाज़ इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून से मुतसादिम दिखाई देते हैं। कैनेडी जो नशरियाती इदारा है CBC, उसके मुताबिक कार्नी का यह बयान इस बात का इशारा है कि मगरबी इत्तेहाद के अंदर भी इस जंग के तरीक़ाकार और कानूनी जवाब पे सवालात उठे। इसी दौरान फिर अमरीकी कांग्रेस के अंदर भी इख्तलाफी आवाजें सुनाई दी। कांग्रेसमैन थॉमस मैसी ने एक बयान के अंदर यह कहा कि ईरान को वेनेज़ुएला समझने की गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक ताकतवर और मुनज़्ज़म रियासत है जिसकी फौजी सलाहियतें कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। और फिर अमरीकी अखबार द हिल के मुताबिक यह भी कहा कि अमरीका पहले ही इस जंग में नुकसान उठा रहा है और अवाम को अभी तक वाज़ेह जवाब नहीं मिला कि यह पेशगी जंग क्यों शुरू की गई। और उसका यह भी कहना था कि अगर इस जंग के मकासद वाज़ेह ना हुए तो यह तनाज़ा अमरीका के लिए एक तवील और महंगा और गले की हड्डी बन जाएगा। मैदान जंग में सबसे ज्यादा तवज्जो इजराइल पे होने वाले हमलों ने हासिल की है। तल अबीब से आने वाली वीडियोज और तस्वीर ने दुनिया को हैरान कर दिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारे अल जज़ीरा और CNN के मुताबिक शहर के कई हिस्सों में इमारतें तबाह हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोज गर्दिश कर रही हैं उसमें मिसाइल हमलों के बाद आग के शोले आसमान तक बुलंद होते दिखाई दिए, शहरी पनागाहों की तरफ भागते दिखाई दिए और उन मनाजिर ने इस बहस को जन्म दिया कि इसराइल का दिफाई निज़ाम जिन्हें दुनिया का सबसे मजबूत दिफाई निज़ाम समझा जाता था वो भी मुसलसल हमलों के दबाव में कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। फिर इसी दौरान UAE में फुजीरा आयल डिपो पे होने वाले हमले ने तवानाई की आलमी मंडी को हिलाया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के 24 घंटे बाद भी वहां आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और फायर फाइटर्स उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। खलीज की तवानाई के माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो आलमी तेल की रसद मुतासिर होगी जिसके असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ेंगे। ईरानी हमलों में जिस हथियार ने सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं।
ان میزلز کی رفتار آواز سے کئی گنا زیادہ ہے اور انہیں روایتی دفاعی نظام سے روکنا انتہائی مشکل سمجھا جاتا ہے. بہت سارے کہتے ہیں یہ بیلسٹک میزلز ہی ہیں. اسرائیلی میڈیا اور مغربی دفاعی تجزیہ کاروں نے اعتراف کیا ہے کہ ان میزلز کے بعض دھماکے اتنے طاقتور تھے کہ ان کے مناظر دیکھنے والوں کو حیران کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر یہ سوال اٹھنے لگا کہ اگر یہ ٹیکنالوجی وسیع پیمانے پر استعمال ہونے لگی تو مستقبل کی جنگیں کس قدر تباہ کن ہوں گی، اور اس ضمن کے اندر ایران کو کس غلط فہمی کے اندر رکھا گیا، یا ایران کے بارے میں کیا غلط فہمی پائی گئی کہ ایران کے پاس اس طرح کے میزلز موجود نہیں ہوں گے. یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جنگ صرف ایک محدود تنازع نہیں بلکہ ایک ایسی زنجیر ہے جس میں ہر نیا واقعہ اگلے مرحلے کو مزید خطرناک بنا رہا ہے. ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں، دوسری طرف ایران اور اس کے اتحادی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اتحادی پس پردہ ہے. عالمی سفارتکاری تیزی سے متحرک ہو رہی ہے کیونکہ اگر اس جنگ کو جلد نہ روکا گیا تو یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی. اسی لیے آج دنیا بھر میں دارالحکومتوں میں ایک ہی سوال زیر بحث ہے کہ یہ جنگ کہاں جا کے رکے گی. کیا یہ صرف محدود جھڑپوں تک محدود رہے گی یا پھر ایک بڑے عالمی تصادم کی شکل اختیار کرے گی؟ ابھی تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. ایک بات ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک خطے کی کہانی نہیں، پوری دنیا کے مستقبل سے جڑا ہوا معاملہ ہے. اس پوری جنگی فضا کو سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے صرف ایک منظر کو بھی تصور کریں. وہ لمحہ جب کسی شہر کے اوپر سائرن کی آواز گونجے، چند سیکنڈز کے اندر پورا آسمان الرٹ پہ آ جائے، لوگ سڑکوں سے بھاگ کے زیر زمین پناہ گاہوں کی طرف دوڑیں اور پھر اچانک ایک دھماکہ پورے شہر کی فضا کو چیر ڈالے. یہ اسرائیل ہے جس میں جب بھی کوئی میزائل زمین سے ٹکراتا ہے تو وہ صرف ایک دھماکہ نہیں ہوتا، ایک نفسیاتی زلزلہ ہوتا ہے. پورے معاشرے کو وہ ہلا کے رکھتا ہے. تل ابیب، حیفا، اشدود جیسے شہروں میں میزائل کا گرنا صرف چند عمارتوں کی تباہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ چیخو پکار، ایمبولینسز کی آوازیں، آگ بجھانے کی گاڑیوں کی دوڑ اور خوف میں ڈوبے شہریوں کی بے بسی کی تصویر بھی جڑی ہوتی ہے. اسرائیلی میڈیا بارہا یہ منظر دکھاتا رہا کہ جیسے ہی میزائل حملے کا سائرن بجتا ہے، شہریوں کے پاس پناہ گاہ تک پہنچنے کے لیے عموماً 15 سے 30 سیکنڈز ہوتے ہیں. اسی مختصر وقت میں پورے شہر کا نظام رکتا ہے. گاڑیاں سڑک کے درمیان چھوڑ دی جاتی ہیں، دکانوں کے شٹر گر جاتے ہیں، لوگ بچوں کو اٹھا کر یا ہاتھ پکڑ کر زیر زمین کمروں کی طرف دوڑتے ہیں، اور جو لوگ پناہ گاہ تک نہیں پہنچ پاتے وہ دیواروں کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں یا کسی بھی مضبوط جگہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وہ لمحہ ہے جب پورے شہر میں خوف کی ایک خاموش مگر شدید لہر دوڑ رہی ہے. جب میزائل زمین سے ٹکراتا ہے تو دھماکے کی شدت کئی بلاکس تک محسوس کی جاتی ہے. کھڑکیاں ٹوٹتی ہیں، گاڑیاں الٹتی ہیں، قریبی عمارتوں کی دیواریں دراڑوں سے بھر جاتی ہیں، اور اگر میزائل کسی رہائشی علاقے میں گرے تو صرف ایک دھماکہ درجنوں گھروں کو ناقابل رہائش نقصان پہنچاتا ہے. اسرائیلی اخبار ہارٹس اور یدعوت اہرونوت کی رپورٹس کے مطابق ایک درمیانے درجے کے میزائل حملے کے بعد صرف ایک محلے کی مرمت اور بحالی پہ کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں. اب انہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ غزہ کے اندر جو بم گرائے جا رہے تھے، وہاں کی جو رہائشی عمارات تھی، وہاں کے جو بچے تھے جن کے پاس تو اس طرح کی محفوظ پناہ گاہیں بھی نہیں تھی، بنکرز بھی موجود نہیں تھے، ان کی زندگی کیسی گزری تھی. جن کے پاس تو سائرن بھی نہیں بجا کرتے تھے، جن کا انفراسٹرکچر بھی ایسا موجود نہیں تھا، تو ان کی زندگی اگر ایسی تھی جن کے اوپر ٹنوں بم برسا دیا گیا تو ان کے اوپر تو ابھی بہت کم بم برسایا گیا. تو ان کا منظرنامہ کیا ہے؟ عمارتوں کی تعمیر نو، انفراسٹرکچر کی بحالی، سڑکوں اور بجلی کے نظام کی مرمت، شہریوں کو معاوضہ دینے کا عمل مہینوں بلکہ بعض اوقات برسوں تک جاری رہتا ہے. مالیاتی نقصان صرف تباہ شدہ عمارتوں تک محدود نہیں رہتا، پورا معاشی نظام متاثر ہوتا ہے. تو اس ضمن کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اسرائیل کو جو یہ بھگتنا پڑا ہے وہ بھگتنا اس کے لیے اس کے اوسان خطا کر دینے کے مترادف. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.